नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफर स्टडी में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डीवी प्रोसेस के बारे में जानने के लिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि डीवी प्रोसेस के बारे में बताइए। तो आज आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आया हूँ जो शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा एमटीएस से रिलेटेड डीवी का। तो देखिए, पहले आपको कुछ बातें बता दूं, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन डेटा वेरिफिकेशन सीट है ये, और जिस कैंडिडेट का है उसका क्या क्या करवाया गया था वो सारी बातें आपसे शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, आप जब जाएंगे डीवी के लिए, जिस दिन आपका डीवी होगा तो आपको कुछ फॉर्म भरने को दिया जाएगा। बहुत ध्यान से वहाँ पर फॉर्म को भरना है। उसके बाद फिर आपको आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। फॉर्म भर लिए, उसके बाद फॉर्म जमा होगा, उसके बाद बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में कभी कभार जो है अगर आपका थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करेगा, चलिए आपको नीचे दिखाते हैं बायोमेट्रिक। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे सब कुछ हाइड किया गया है, किसी की पर्सनल डिटेल है। तो जिस तरह से यहाँ पे बायोमेट्रिक अगर आपका नहीं क्लियर होता है, नहीं अच्छे से होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, क्लियर तो वो किसी और चीज़ के लिए है। यहाँ पे बताएंगे कि ये क्लियर क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ समझाएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि बायोमेट्रिक मैच करना बहुत ज़रूरी है। नहीं मैच होता है तो उसको साइड कर दिया जाता है कि आप बैठिए, लास्ट में जब सबका हो जाएगा तो फिर आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा या फिर वेरीफाई अलग तरीके से किया जाएगा। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिचुएशन होता है। जिनका नहीं मैच करता है उनको एक दो ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो बंदा रियल है या फेक है। इसीलिए जो लोग फेक हैं वो बिल्कुल गलती से भी ना जाएं डीवी के लिए, अदरवाइज फिर ज़िंदगी भर का लिए उनको डिबार भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चेतावनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। जब आपका बायोमेट्रिक हो जाता है तो फिर आपको एक रूम में भेजा जाएगा जहाँ पे कुछ स्टाफ बैठे होंगे और सबके पास एक अलग अपना कंप्यूटर सिस्टम होगा। और उसके उनका जो सिस्टम है उसमें लॉगिन करने पर, ठीक है, उनका अपना एक अलग लॉगिन होता है। और जैसे ही वो लोग लॉगिन करके आपकी डिटेल डालेंगे, यानी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अपने सिस्टम में डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपने फॉर्म भरते समय क्या क्या भरा है। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से भरनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन में यही होता है कि आपकी डिटेल को चेक किया जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये जो डेटा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन सीट का, ये ईस्टर्न रीजन का है। आपको क्लियर कर दूं, ईस्टर्न रीजन का ये वेरिफिकेशन डेटा है। तो हो सकता है किसी और रीजन में थोड़ा सा अलग हो या फिर कुछ अलग बातें हो, ठीक है। फिलहाल जो डेटा मुझे मिला है उसके अनुसार आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, रोल नंबर यहाँ पे वेरिफिकेशन में इसको दिया गया था, नाम दिया गया था, और फादर्स नेम, यानी ये सब मैच जो जो किए हैं उन सब को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आगे देखिए, इस पॉइंट में मदर्स नेम होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर, 10th एग्जामिनेशन रोल नंबर। आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा, जब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए कुछ देखिए लिखा हुआ है रिमार्क विथ रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट्स नेम, यानी कि अगर कुछ अलग है ना तो फिर उनको कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या अलग है, कुछ वहाँ पे अपनी तरफ से वो लोग ऐड करके। तो लेकिन जिस कैंडिडेट का सब कुछ परफेक्ट है उनमें कोई रिमार्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिनका कुछ गड़बड़ है, कुछ का कुछ अलग है, तो यहाँ पे रिमार्क में बैठा दिया जाएगा कुछ, कि बाद में उसको क्लियर किया जाए, ठीक है। तो रिमार्क जो है ये उनको दिया जाता है जिनमें कुछ दिक्कत होती है। अब यहाँ पे बाकी जितनी भी डिटेल है देखिए, जैसे सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पे था। उसके बाद फिर जेंडर भी मिलाया गया है। ओबीसी कैटेगरी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो सर्टिफिकेट है तभी जाइएगा डीवी के लिए। उसके बाद फिर वेदर एक्स सर्विस मैन, तो नो था, तो यहाँ पे डेटा से मैच कराया गया कि अच्छा नो है। उसके बाद फिर देखिए एग्जामिनेशन अप्लाई डेट,
11/2/2021 को अप्लाई किया गया था, तो ये भी इसमें मेंशन है। फिर उसके बाद देखिए PWD है कि नहीं है वो बताना था। रीजन कोड बताया गया है इसमें कि रीजन कौन सा है, तो ईस्टर्न रीजन से अप्लाई किया है, ठीक है, इन कैंडिडेट ने। उसके बाद देखिए फिर आगे लिखा है कि क्या माइनॉरिटी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो। उसके बाद देखिए DV शेड्यूल डेट, कितने तारीख को शेड्यूल था DV, 13/9/2022 को। ये किस चीज़ का है, ये 2020 का जो MTS था उसका DV का ये डेट है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि DV एक्चुअल डेट, यानी कि शेड्यूल डेट था 13 तारीख को, एक्चुअल डेट यानी हुआ उसी दिन और शेड्यूल भी उसी दिन था। कभी कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जहां पर DV का डेट जो है चेंज हो सकता है। शेड्यूल था इतने तारीख को, लेकिन कुछ बहुत अलग हो गया मतलब कि मान लेते हैं कि कहीं पे कुछ कोई हादसा हो गया या फिर जैसे कहते हैं कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, किसी तरह का बंद है, हड़ताल है, तो हो सकता है ना DV चेंज हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि DV शेड्यूल डेट और DV एक्चुअल डेट। वैसे आपकी तरफ से अगर कोई गलती हो रहा है तब तो चेंज नहीं होता है DV का डेट, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये पूरे देश पे लागू हो रहा है या फिर SSC का कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, तब फिर वो डेट इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको कि अपनी तरफ से कोई रिस्क ना ले, मतलब जिस दिन DV है उसी दिन पहुँचें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने फॉर्म भरते समय जो भरा था उसको वेरीफाई किया जाता है ईस्टर्न रीजन में, तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट भी देखा गया है, ठीक है, यानी कि सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब कुछ देखे जाते हैं। तो आपने जो फॉर्म में भरा है उसको मिलाया जाता है। उसके बाद देखिए फिर क्या मिलाया गया है, मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे डिटेल भी मैच कराया गया, यानी कि इनमें क्या क्या मैच कराया गया, तो रोल नंबर चेक किया गया था, पासिंग ईयर चेक किया गया था, कौन से साल में पास किए हैं, परसेंटेज आपने कितना डाला है। यहाँ पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि परसेंटेज ये वो लोग खुद मैच करते हैं। हालांकि जब बात हुई है कैंडिडेट से तो उन्होंने कहा है कि यानी कि कुछ लोगों से पूछते हैं वो, ठीक है, कि कितना परसेंट है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लोग खुद भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर रखे होते हैं, तो वो लोग खुद भी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद अपने सिस्टम में इस परसेंटेज को डाल देते हैं। और आपने जो फॉर्म भरते समय डाला है उसको भी वो मैच करते हैं। तो अगर मैच नहीं किया है तो फिर वहाँ पे आपको फिर कारण पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आपका वैलिड कारण हुआ तब तो ठीक है, नहीं वैलिड कारण है तो फिर हो सकता है आपको प्रोविज़नल दे दें, ठीक है। अब प्रोविज़नल क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो परसेंटेज था और CGPA, ठीक है, ये भी होता है, ग्रेड होता है ये। तो जिन लोगों को ABCD जो ग्रेड मिलते हैं उसके अनुसार जो है अगर मिला है ग्रेड तो ग्रेड रहता है, तो वो भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ था और कितने साल हो गए, यानी कि कितने साल के आप हैं, जैसा यहाँ पे दिया हुआ था। आपका फॉर्म भरते समय जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका डेट मेंशन रहता है, क्रूशियल डेट, तो उस तक क्रूशियल डेट तक आपका एज कितना था वो यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, ओके। और फिर एज रिलैक्सेशन कोड भी होता है, यानी कि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, फॉर्म में भरे थे कि नहीं। अगर ज़रूरत होती तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था इस फॉर्म में कि ये कैंडिडेट OBC के हैं, ठीक है, अगर इन्होंने यस भी किया होता तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि MTS को आप 25 तक तो भर ही सकते हैं और वैसे भी एज कितना है, 24 है। तो इसका मतलब है कि आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप 26 के हैं और MTS का फॉर्म भरना चाहते हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो फिर यहाँ पे आपका यस दिखाता, ठीक है। तो ये क्लियर हो
गया। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 में। देखिए अब इन्होंने क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ ऑप्शन फॉर्म। अब ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे, तो स्टेट के प्रेफरेंस थे। देखिए लगता है कि सारे स्टेट के प्रेफरेंस इन्होंने दिए हैं। ओके चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद पार्ट 5 में देखिए क्या किया गया है, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग विथ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के साथ जो है डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हुई थी, तो कैसे हुआ है वो देखिए। वेदर अप्रूव्ड बाय DEC इन केस ऑफ एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड। चलिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि DC जो है क्या ये DEC से अप्रूव्ड है जो एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड से हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं जो इग्नू से कर लेते हैं, यानी ओपन यूनिवर्सिटी से, ओपन स्कूल से इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव्ड होना चाहिए DEC के द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक स्टेट बोर्ड से किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहाँ पे DEC का कोई काम नहीं है, इसीलिए NA लिखा हुआ है। NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि किसी ओपन यूनिवर्सिटी से या ओपन स्कूल से आपने किया है, तब फिर DEC से वो अप्रूव्ड है या नहीं यहाँ पे काम आता। ठीक है, यस नो लिखा रहता है। फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं था। आगे देखिए उसके बाद लिखा है कि वेदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस, यानी कि हाँ मैच किया है। जो DOB के लिए डॉक्यूमेंट लाया गया है सपोर्ट में वो सही है, तो इसलिए यस किया गया है। डेट ऑफ इशू पूछा गया है, यानी कि जो आप दिखा रहे हैं DOB के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट, उस पर कौन सा डेट मेंशन है, तो ये देखिए 29/5/2012 वाला डेट। तो हो सकता है इनके डॉक्यूमेंट पर ये वाला डेट मेंशन हो, इसीलिए ये डेट लिखा हुआ है। उसके बाद आगे देखिए कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट, क्या जो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है डेट से पहले का, तो क्या है यहाँ पे यस है, यानी कि हाँ है। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है MTS के लिए, तो क्लास 10 पास होना चाहिए, है ना। तो यानी कि देखिए यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है ये 10th पास का डेट हो सकता है। 29/5/2012 में 10th इन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये यस भी किया है और डेट भी बताया है। उसके बाद फिर अगला देखिए, वेदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ कास्ट प्रोड्यूस्ड, तो क्या कास्ट का सर्टिफिकेट जो है उसका डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ। अब यहाँ पे बोला है कि कितने तारीख को ये इशू हुआ है, तो वो इशू हुआ है 7 दिसंबर 2020 का। ठीक है, 2020 का डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाया, तो सही है। 3 साल पहले का होना चाहिए OBC के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि OBC का जो सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन डेट से 3 साल पहले का होना चाहिए। तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए OBC, देखिए वेदर OBC सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा प्रोड्यूस्ड, तो क्या परफॉर्मा में है जैसा कि SSC मांगता है, तो हाँ है। और एक चीज़ कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है, वो अप्रूव्ड है, तो यस किया गया है। उसका डेट क्या है, तो डेट है 7/12/2020। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेदर ESM डिस्चार्ज, ESM है नॉट एप्लीकेबल, नहीं है। उसके बाद PWD है, तो नो किया गया है, यानी कि नहीं है। उसके बाद देखिए NOC प्रोड्यूस, वेदर NOC यानी कि NOC प्रोड्यूस इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉई कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड एज रिलैक्सेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होंगे तो उनको यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करना था NOC, लेकिन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा है क्योंकि ये कैंडिडेट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं करते होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय स्टेटस इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल है। ओके, उसके बाद देखिए छठा पार्ट में देखिए रिजेक्शन या प्रोविज़न। अब यहाँ पे जो हमने शुरू में बात किया था, 3 चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो कि क्लियर मिलेगा, दूसरा मिलेगा प्रोविज़न,
और तीसरा मिलेगा रिजेक्शन। ठीक है, इन्हीं तीनों में से कोई आपको एक मिलेगा, और जिनको क्लियर मिलता है यानी कि उनका सब कुछ सही है। जिनको प्रोविज़न मिलता है इसका मतलब है कि कुछ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे प्रॉब्लम है, बाद में उनको फिर से वेरीफाई किया जा सकता है। और रिजेक्ट का मतलब हो गया कि अब आप घर जा सकते हैं, आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिजेक्शन वाला केस बहुत ख़तरनाक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6.1 में, रिजेक्शन या प्रोविज़न, तो यहाँ पे लिखा है सी का मतलब फॉर क्लियर केसेस, यानी जो केस क्लियर है जिसमें किसी तरह का रुकावट नहीं है डॉक्यूमेंट में किसी तरह का, तो उनको सी दिया जाएगा। और अगर रिजेक्शन किया जा रहा है तो हो सकता है उसके लिए शॉर्ट फॉर्म आर यूज किया जाए, और यहाँ पे कारण बताना पड़ता है कि क्या कारण है जो आप रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट नहीं किया जाता है, प्रॉपरली चेक किया जाता है, फिर उसके बाद आपको अगर वैलिड रीज़न है तभी रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्योंकि कोई रिजेक्शन था नहीं इसीलिए लिखा नहीं गया, रिमार्क दिया गया है कि क्लियर है, यानी कि डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, क्लियर है, अब इनका कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उनका फ़ोटो लिया गया, कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन लिया गया था, उसको दिखाया गया है। अच्छा, सिग्नेचर का बॉक्स जो है वो खाली है, तो सिग्नेचर नहीं करवाया गया होगा, इसलिए ये बॉक्स खाली है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन का फ़ोटो, अब देखिए एक तो फ़ोटो लिया गया संग उस समय, और उसके नीचे दिया है फ़ोटो का फ़ोटो जो जिस समय एप्लीकेशन भरा जा रहा था उस समय का फ़ोटो, तो दोनों में मैच कराया गया होगा कि इनका फेस मैच करता है कि नहीं। उसके बाद थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर, अच्छा एप्लीकेशन के टाइम में आपने जो सिग्नेचर किया था वो यहाँ पे दिया हुआ था, और सिग्नेचर ये वाला एम्प्टी है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उन्होंने किसी और रजिस्टर पर या कहीं और करवाया हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी का अगर नहीं है सिग्नेचर तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिख चुका है। ठीक है, जब यहाँ पे क्लियर दे दिया रिमार्क में, मतलब अब चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से हंसते हुए घर आ सकते हैं। ओके, उसके बाद अब आगे देखिए पूरा, एक बार ये पूरा आपको पैरा पढ़ के सुना देते हैं कि लिखा क्या है इसमें। देखिए लिखा है कि द पार्टिकुलर्स एज मेंशन्ड here above regarding my candidature have been checked by me and found to be correct. Preference for post departments as shown above have been exercised by me. उसके बाद देखिए consciously and carefully, and the same are to be treated as final. I also understand that request for any change in the above particulars including preferences would not be entertained by the कमीशन। और यहाँ पे सिग्नेचर किसका करवाना था, कैंडिडेट्स का सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट चेकर, उसके बाद नेम, डेट, ये सब तो लिखा हुआ था लेकिन इसमें नहीं भरा है क्योंकि वहाँ पे 3 कॉपियाँ निकाली जाती हैं, और एक कॉपी जो है वो कमीशन के पास जाती है, एक कॉपी जो है कैंडिडेट को दे दी जाती है, और एक कॉपी रिकॉर्ड में रखी जाती है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे कैंडिडेट वाले में ये भरा नहीं है, हालांकि ज़रूरत नहीं था वहाँ पे, इसीलिए। तो ये सारी प्रोसेस थी दोस्तों, यहीं पे लास्ट ख़त्म हो गया ये पेज, यानी कि इस तरीके से हुआ था DV 2020 का। अब आप पूरा समझ गए होंगे क्या क्या यहाँ पे कैसे होता है प्रोसेस। अभी और इसके 2 वीडियो आने वाले हैं DV का, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। एक बात और, आपको और कुछ क्वेश्चन है मन में DV को लेकर MTS का, तो आप कमेंट करिएगा, उसका आंसर हो सके तो आने वाले वीडियोज़ में दिया जाएगा। ठीक है, अभी एक जो है इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको
तो उसका वीडियो जल्द हो सके तो कल या परसों तक अपलोड हो जाए, ठीक है। तो वेट करिए कल या परसों तक, और बाकी जो है अपडेट के लिए चैनल से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।